नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज त्वरित दोहरान श्रृंखला का दूसरा सत्र है और आज के सत्र में पाठ्यक्रम के अनुसार हम बात करने वाले हैं इतिहास लेखन परंपरा और आदिकाल पर आधारित प्रश्नों की। हमेशा की तरह प्रश्न इस तरह से चुने गए हैं ताकि एक प्रश्न से आप 2-3 प्रश्नों के हल प्राप्त कर सकें और आपकी पकड़ विषय वस्तु पर मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नींव है ये इतिहास लेखन परंपरा की, है हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है? ए. इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, बी. द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी. मिश्र बंधु विनोद चतुर्थ भाग और डी. शिव सिंह सरोज। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी गारसा दतासी का ग्रंथ है। गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किया और उसमें कवियों का जो विवरण प्रस्तुत किया वो वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले वर्ण क्रम के अनुसार विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब इस प्रश्न यानी गारसा दतासी और उनके ग्रंथ के विषय में कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमें स्मरण रखना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए उन पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, ये बात मैं बता चुकी आपको। उन्होंने अपने ग्रंथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हिंदी और उर्दू के शामिल दोनों मिलाकर हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का विवरण दिया और उसमें से 72 कवि हिंदी के हैं। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। कुल 738 कवि जिनमें हिंदी के भी थे और उर्दू के भी थे, और उनमें से यदि केवल हिंदी के कवियों की बात की जाए तो 72 कवि हिंदी के थे जिनका उन्होंने वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया। अब इस ग्रंथ की और क्या विशेषताएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है गारसा दतासी के ग्रंथ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। तो यदि आपको पूरी विशेषताएं पता नहीं होंगी तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो गारसा दतासी का इतिहास ग्रंथ पहली बात 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। फिर पहला जो संस्करण था उसके भी 2 भाग हुए। पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी गारसा दतासी के ग्रंथ का प्रकाशन मूलतः 1839 से शुरू हुआ और पहला भाग इसका जो है 1839 से लेकर 1847 के बीच में प्रकाशित हुआ क्योंकि उसके 2 भाग थे। पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। आप कैसे याद रखेंगे? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे 100 साल पहले यानी 1847 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ और इसके साथ आपको 1839 का वर्ष अपने आप ही याद हो जाएगा। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 3 भागों में, पहला संस्करण 2 भागों में, दूसरा संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ, जिनमें से पहले 2 भाग दूसरे संस्करण के 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुए और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, 1839 से प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1871 तक निरंतर विभिन्न संस्करणों और उनके भागों का प्रकाशन चलता रहा। दूसरा प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद के विषय में असत्य कथन छांटिए। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। बी. इसके चारों भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए। सी. इस ग्रंथ में लगभग 4591 कवियों का विवरण है। डी. इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से भी अधिक भागों में विभक्त किया गया है। हमें क्या करना है? असत्य कथन छांटना है। तो दोस्तों, इसमें से असत्य कथन है बी, क्योंकि इसके चारों भाग 1934 में प्रकाशित नहीं हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। 4 भागों में विभक्त है, यह बात बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? 4591 कवियों का वर्णन है। यह भी आपको याद रहना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है।
गारसादतासी के ग्रंथ में 738 कवि थे, किसके? हिंदी और उर्दू के, और यहां पर 4591 कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बांटा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है, 8 से भी अधिक भागों में विभक्त किया गया है। ये तीनों बातें आपको कंठस्थ कर लेनी है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। मिश्र बंधु विनोद जो रचना है वो मिश्र बंधुओं की है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये मिश्र बंधु है क्या? कई बार इस पर भी प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, और इन तीनों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की और उसके लेखक का नाम दिया मिश्र बंधु। तो पहला बिंदु तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसके 4 भाग थे, हम पढ़ चुके। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें व्यवस्थित काल विभाजन और नामकरण इसकी प्रमुख विशेषता है, और कुल 4591 कवियों का वर्णन है, ये हम प्रश्न में भी पढ़ चुके। तो ये 2 और 3 बिंदु आपको और कंठस्थ कर लेने हैं ताकि प्रश्न पूछा जाए तो आप सही उत्तर का चयन कर सकें। अगला प्रश्न। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। इस पर भी बहुत प्रश्न परीक्षाओं में आता है दोस्तों कि किस विद्वान ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है, और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। इसका संपूर्ण इतिहास 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त है, कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है और साहित्य के विविध अंग भी यहां वर्णित हैं। यानी वर्णन की क्या विशेषताएं हैं? कवियों का जीवन चरित्र है और साहित्य के अंगों का भी वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पर इतिहास ग्रंथ हैं और यहां रचनाकारों के नाम हैं, हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहला ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, दूसरा है हिंदी साहित्य का अतीत, तीसरा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, चौथा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और 5वां है हिंदी साहित्य। तो दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं हरिऔध, यानी सबसे पहले आएगा 5। फिर हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, फिर आएगा 2। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, फिर आएगा 1। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास श्री कृष्ण शंकर शुक्ल का ही है, तो ये आएगा फिर 4। और हिंदी साहित्य ये है धीरेन्द्र वर्मा का, फिर आएगा 3। यानी कूट में सही उत्तर होना चाहिए 5, 2, 1, 4, 3। आइए कूट देखते हैं। 5, 2, 1, 4, 3, यानी ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अब कई बार यह भी आ जाता है कि इन ग्रंथों का सकाल क्रमानुसार सही क्रम किस विकल्प में है, तो उस दृष्टि से इसके प्रकाशन वर्ष भी हमें पता होने चाहिए। तो दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध ने लिखा, ये हम जान चुके। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। यानी हरिऔध और कृष्ण शंकर शुक्ल के जो ग्रंथ हैं वो एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। हिंदी साहित्य संपादन किया है, ये इनकी रचना नहीं है, ये संपादित इतिहास ग्रंथ है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास भी एक संपादित इतिहास ग्रंथ है, ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा और इसका प्रकाशन हुआ 1933 में। अगला प्रश्न, सूची प्रथम का मिलान सूची द्वितीय से कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर विद्वानों के नाम हैं और इन विद्वानों ने आदिकाल को क्या नामकरण दिया है उसका सुमेलित करना है, उनका जिक्र यहां किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हम सभी को कंठस्थ है वैसे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए उपयुक्त नामकरण माना है वीरगाथा काल, यानी 5 सबसे पहले आएगा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के लिए नामकरण दिया है बीजवपन काल, फिर आएगा 4। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को नाम दिया है सिद्ध सामंत काल, फिर आएगा 2।
मिश्र बंधुओं ने इसे कहा है प्रारंभिक काल, फिर आएगा 1, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा है आदिकाल, फिर आएगा 3। यानी कूट में सही उत्तर होना चाहिए 5 4 2 1 3। आइए देखते हैं, 5 4 2 1 3 सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 4 2 1 3 उत्तर हुआ सी। अब कुछ अन्य नामकरण भी अन्य विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के लिए उपयुक्त नामकरण माना है चारण काल, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने भी आदिकाल के लिए प्रारंभिक काल ही नामकरण दिया है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को लगता है कि आदिकाल के लिए सही नाम है वीरकाल, और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में विभक्त किया, संधिकाल और चारण काल नाम दिया। ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है, प्रश्न पूछा जाता है। जयकाल नामकरण करने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अभ्रंश काल कहना अधिक उचित माना, और वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहना ठीक माना है। तो ये कुछ अन्य नामकरण हैं और विद्वानों के नाम हैं, इन्हें भी आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न में वही विकल्प आए जो हमने अपने प्रश्न में पढ़े। आगे चलें। विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के आदिकाल के नामकरण वीरगाथा काल को क्यों अस्वीकार किया है? सही कूट का चयन कीजिए। उनके द्वारा आधार स्वरूप प्रस्तुत सभी 12 ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है। दूसरा, 12 ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। तीसरा, शुक्ल जी ने अनेक उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को धार्मिक होने के कारण साहित्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। चौथा, अपने मत की पुष्टि के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल की सीमा में आने वाले कुछ ग्रंथों को भी आधार स्वरूप ग्रहण किया है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल नाम बताया है, उस वीरगाथा काल नाम को अन्य विद्वानों ने स्वीकार क्यों नहीं किया है, उसके उन्होंने क्या कारण दिए हैं। तो सबसे पहली बात है, आधार स्वरूप जो 12 ग्रंथ शुक्ल जी ने प्रस्तुत किए हैं और जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है, वो सभी वीरगाथा परक ग्रंथ नहीं है। पहला कारण तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो ये 12 ग्रंथ इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो उन 12 ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी वे पूरी तरह से प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी श्रेष्ठ उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाओं को धार्मिक कह करके शुक्ल जी ने उन्हें उपेक्षित कर दिया है, जबकि वो आदिकाल की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। केवल धार्मिक होने से ही हम किसी भी श्रेष्ठ कृति को बाहर नहीं कर सकते। चौथा है, अपने मत की पुष्टि के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल की सीमा में आने वाले कुछ ग्रंथों को आधार स्वरूप ग्रहण किया है। तो दोस्तों, ए, बी और सी तीनों सही है कथन, और डी कथन उपयुक्त नहीं है। तो आइए कूट देखते हैं। ए, बी और सी सही, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्न कवियों को उन्हें प्रथम कवि मानने वाले विद्वान के साथ सुमेलित कीजिए। यहां कवि हैं और यहां पर उन्हें किस विद्वान ने प्रथम कवि माना है हिंदी का, वो उन विद्वानों के नाम हैं। पुष्यदंत, पुंड, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपाद, चंदवरदाई, अब्दुल रहमान, ये कवियों के नाम हैं और इनको मानने वाले विद्वान इधर हैं। तो पुष्यदंत को सबसे पहला हिंदी का कवि मानने वाले विद्वान है शिव सिंह सेंगर, यानी सबसे पहले आएगा 4। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला विद्वान मानने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त, 1। स्वयंभू को पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं रामकुमार वर्मा, और सरहपाद को पहला कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने, फिर आएगा 2। चंदवरदाई को पहला कवि माना है आचार्य शुक्ल ने, फिर आएगा 6। और अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है हजारी जी ने, तो आएगा 3। यानी कूट में विकल्प होना चाहिए 4 1 5 2 6 3। 4 1 5 2 6 3 ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध।
हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इसे ध्यान में रख लेंगे अच्छी तरह से। और विकल्प दिए गए हैं रामकुमार वर्मा, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, आदिकालीन सिद्धों के संबंध में असंगत कथन है, यानी सिद्ध जो संप्रदाय हुआ आदिकाल के दौरान उनके विषय में असंगत कथन छांटना है। ए, सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध है। सिद्धों ने एक सीमा तक तंत्र और हठयोग का अनुसरण किया। सी, सिद्ध कवियों ने वज्रयान धर्म का प्रचार किया। और डी, इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। तो कौन सा असंगत कथन है? ए असंगत कथन है, क्योंकि सिद्धों ने महासुखवाद का विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया। तो यह कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सिद्धों के विषय में सही हैं। यानी एक सीमा तक उन्होंने तंत्र और हठयोग का अनुसरण किया, सही है। इन्होंने वज्रयान धर्म का प्रचार किया क्योंकि सिद्धों की शाखा वज्रयान से ही निकली थी। और पाखंड और आडंबर का विरोध किया, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और डॉक्टर बूलर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से एक अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज रासो के विषय में कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इन्हें अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन से हैं, या कौन सा विद्वान अब अर्ध प्रामाणिक नहीं मानता, या पूरी तरह से प्रामाणिकता की बात हम कर चुके हैं। ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हम उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं और ये सभी बहुत ही स्मरणीय बिंदु हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले कुछ अन्य विद्वान भी हैं। यानी डॉक्टर बूलर ने ही केवल उसे अप्रामाणिक नहीं माना, कुछ अन्य विद्वानों ने भी माना है। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, मुंशी देवी प्रसाद ने माना है, कविराज श्यामल दास ने इसे अप्रामाणिक माना है और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे अप्रामाणिक माना है। मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा इसे क्या मानते हैं? अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। और पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से एक प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल जेम्स टॉड। ये इसको प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोरखनाथ का नाम 84 सिद्धों में भी गिन लिया गया है, परंतु यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान गोरखनाथ के नाथ पंथ से संबंधित रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी माना है। तो दोस्तों ए विकल्प, गोरखनाथ का नाम 84 सिद्धों में गिन लिया गया है, परंतु यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग यानी नाथ संप्रदाय अलग कर लिया था सिद्धों से। यह बिल्कुल सही कथन है। इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया, यह भी बिल्कुल सही है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का जो स्थान है वो गोरखनाथ के नाथ पंथ से संबंधित रहा है, यह भी सही है। गलत कथन है ये, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी बताया है। वास्तविकता यह है दोस्तों कि राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का जो स्थान वज्रयानी सिद्धों के बीच में रखा है उसके अनुसार गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी प्रमाणित होता है, 13वीं नहीं। तो यह असंगत कथन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, समय यानी अध्याय को यहां समय कहा गया है, और यह 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है, यह भी बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का पिछला भाग दलपत विजय ने पूरा किया था, यह कथन बिल्कुल गलत है। पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति आबू के यज्ञ कुंड से मानी गई है, यह कथन बिल्कुल सही है। यानी असंगत कथन हुआ सी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो का पिछला भाग दलपत विजय ने नहीं बल्कि उनके पुत्र जल्लण ने पूरा किया, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी।
अब एक बात और जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जैसे कादंबरी के संबंध में, कादंबरी हर्ष की, बाणभट्ट की एक रचना है, जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्लड़ द्वारा पूर्ण कहा जाता है। यह स्वयं उल्लेख किया है आचार्य शुक्ल ने। तो यह बिल्कुल ही एक प्रामाणिक तथ्य है कि जल्लड़ ने चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों का जो उत्तरार्ध था, पीछे का भाग था, उसे लिखा था। आगे चलें। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका, रेवंत गिरि रास, श्रावकाचार और नेमिनाथ रास ये रचनाएं हैं, और देवसेन, मधुकर कवि, सुमति गणी, विजय सेन सूरी और पुष्यदंत ये रचनाकार हैं। तो सबसे पहले जय मयंक जस चंद्रिका, इस रचना के रचनाकार हैं मधुकर कवि, तो पहले आएगा 2। रेवंत गिरि रास रचना है विजय सेन सूरी की, फिर आएगा 4। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन, फिर आएगा 1, और नेमिनाथ रास की रचना की सुमति गणी ने, फिर आएगा 3। यानी कूट में सही उत्तर होना चाहिए 2, 4, 1, 3। आइए कूट देखते हैं। 2, 4, 1, 3 बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है? ए, आदिकालीन रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है। बी, आदिकालीन वीर रस की रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग मिलता है। सी, आदिकालीन साहित्य में छंद वैविध्य दृष्टिगत होता है। डी, आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की प्रभावशाली व्यंजना के लिए छप्पय, तोटक, तोमर आदि छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो इनमें से हमें क्या बताना है? हमें कौन सी आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है यह बताना है। तो आदिकालीन रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है, यह बिल्कुल असंगत है। यह कथन असंगत है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। शेष तीनों कथन आदिकालीन साहित्य के विषय में बिल्कुल सही है, क्योंकि आदिकाल में जो वीर रस की रचनाएं हैं वहां पे ओज के लिए डिंगल और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। आदिकालीन साहित्य में छंद वैविध्य है, स्वयं पृथ्वीराज रासों में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है कवि ने, और वीर रस की प्रभावशाली व्यंजना के लिए ये छंद, प्रमुख छंद कौन से हैं? छप्पय, तोटक और तोमर आदि छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि हमने ये तो कह दिया कि आदिकालीन रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि आखिर ये कथानक रूढ़ियां होती क्या हैं। तो रूढ़ी शब्द तो आप सभी जानते हैं। रूढ़ी का अर्थ होता है परंपरा से कोई चीज जब चली आती है और हम उसे बिना तर्क की कसौटी पर कसे ऐसे ही अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या का अंग बना लेते हैं, अपनी सोच का अंग बना लेते हैं, वो होती है रूढ़ी। इसी तरह की रूढ़ी, इसी तरह की परंपरा से चली आ रही किसी बात को, किसी विशेषता को जब कथानक के विकास के लिए साहित्य में इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहलाती है कथानक रूढ़ी। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ लेंगे, जैसे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा गया कि बहुत अधिक समस्या नायक के सामने आई तो योगी का वेश धारण कर वो घर से निकल गया, तो ये एक कथानक रूढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए ये सही हो गया कि समस्या आए तो योगी का वेश धारण कर निकल जाओ, ये एक कथानक रूढ़ी है। दूसरी बात, पशु पक्षियों की वार्तालाप का कथानक रूढ़ियों में बहुत प्रयोग होता है कि नायक समस्या से ग्रस्त है, जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है अंदर, और वो किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है और ऊपर कोई पक्षी, तोता या मैना या कोई अन्य पक्षी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और संयोग ऐसा है कि वो व्यक्ति, वो नायक पक्षियों की आवाज पहचानता है, समझता है, और पक्षियों की आवाज को समझता है और उसके माध्यम से कवि आगामी घटनाओं की ओर संकेत करता है। इसी तरह से बहुत सारे चमत्कारिक जो दृश्य होते हैं उनका संयोजन भी कथानक रूढ़ियों के अंतर्गत आता है, और इस तरह की कथानक रूढ़ियां आदिकाल के रासो साहित्य में बहुत अधिक मिलती हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। स्वयं पृथ्वीराज रासो में इस तरह की कथानक रूढ़ियों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। उम्मीद करती हूं कि कथानक रूढ़ियां आप कभी भूलेंगे नहीं, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो इन्हें ध्यान में आप रखें। आगे चलें।
जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत कथन है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रमुखतः हिंदी कविता के माध्यम से किया। यह साहित्य प्रमुखतः आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। और डी, जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासों का गायन करते थे। हमें देखना है असंगत कथन कौन सा है। तो देखिए, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई हैं, बिल्कुल सही है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रमुखतः हिंदी कविता के माध्यम से किया। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं, पश्चिमी क्षेत्र में किया। यह आपको ध्यान में रखना है। यह साहित्य प्रमुखतः आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। यह भी बिल्कुल सही है। और जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासों का गायन करते थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। सही है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यह भी बिल्कुल सही है। इस पंथ में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा, यानी जो बाह्य दिखावट है पूजा पाठ की, उनकी प्रति उपेक्षा यानी तिरस्कार का भाव रखा गया। और घट यानी हृदय के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया। यह बात भी बिल्कुल सही है। इनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही इस अखिल ब्रह्मांड में है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी सारी विशेषताएं, ये चारों की चारों विशेषताएं नाथ संप्रदाय की विशेषताएं, इनमें से कोई भी विशेषता असंगत या गलत नहीं है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। आगे चलें, कूट देखते हैं। 1, 2, 3 और 4, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, सरापा के संबंध में असंगत कथन है। सरापा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं और इनका एक नाम सरोज वज्र भी था। हमें क्या करना है? सरापा के संबंध में असंगत कथन ढूंढना है। सरापा हिंदी के प्रथम कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन ने माना है, तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। दोहा कोश के साथ चर्या पद भी है, जो कि 2 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। वैसे इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। है पर बिंदी रह गई है, यह कथन गलत है। इनका एक नाम सरोज वज्र भी था, यह बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। आंसर हुआ सी। अब बात आती है इस सी विकल्प पर बात करने की। तो यहां कहा गया है सभी रचनाएं जो हैं सरापा की वो प्रबंधात्मक शैली में है। ये बात कथन इसलिए गलत है दोस्तों कि सरापा की कोई भी प्रबंधात्मक शैली में रचित कृति नहीं है। उनकी बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन सभी मुक्तक छंदों में यानी दोहा आदि में लिखी गई हैं। दोहा कोश के नाम से जाहिर है कि इसमें दोहों का संकलन है और चर्या पद में चर्या गीतों का संकलन है, मुक्तक रचनाएं हैं, इसलिए यह कथन बिल्कुल असंगत है। आगे चलें। सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कविदृष्ट जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न इतिहास की उपेक्षा। यह कथन किसका है? पहली बात तो इस शब्द के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कविदृष्ट यानी कवि के द्वारा देखा गया, कवि के द्वारा कल्पना की गई, देखा गया, महसूस किया गया, कविदृष्ट है। कविदृष्ट जीवंत रूप है, यानी इतिहास को कवि ने जिस रूप में देखा उस रूप में, यानी विद्यापति ने उसी रूप में कीर्तिलता में अभिव्यक्त किया। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित या डॉक्टर ग्रियर्सन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन प्रस्तुत किया है कीर्तिलता के विषय में। और कीर्तिलता किसकी कृति है? विद्यापति की कृति है। आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है।
और खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। तो दोस्तों हमें इसमें से कौन सी बातें सही हैं जो आचार्य शुक्ल ने अमीर खुसरो के विषय में अपने इतिहास ग्रंथ में लिखी हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। केवल शुक्ल जी ने यह नहीं लिखा कि खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए, यह कथन गलत है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है, यानी कूट में सही होना चाहिए 1, 2 और 3। देखते हैं, केवल 1, 2, 3 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अब आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, उसे हमारे लिए पढ़ लेना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शुक्ल जी लिखते हैं कि यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। यह कथन भी प्रश्न में दिया गया था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह भी कथन उसमें था। उसी प्रकार कैसे था? उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, यह कथन भी उसमें कहा गया है। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यहां धर्मोपदेशक होने की बात कबीर के विषय में कही है शुक्ल जी ने, खुसरो के विषय में नहीं। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है, यह बात उन्होंने कही है। उन्होंने खुसरो को धर्मोपदेशक नहीं बताया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? गारसा दतासी राजसूय से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। तो इसमें से देखिए दोस्तों, हमें बताना है कौन सा कथन गलत है, यानी किस विद्वान ने व्युत्पत्ति ये नहीं मानी है। गारसात तासी ने राजसूय से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, सही है। शुक्ल जी रसायन से रास या रासो की व्युत्पत्ति मानते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, यह भी सही है। लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल ने राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति नहीं मानी, यह कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि काशी प्रसाद जायसवाल ने राजयश से नहीं मानी है, बल्कि रहस्य शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न यह है कि राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? उन विद्वान का नाम है हरप्रसाद शास्त्री। तो ये दो बातें, बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलें। विद्यापति की निम्न कृतियों और उनकी भाषा से संबंधित असंगत कथन है। पदावली, अवहट्ट, पुरुष परीक्षा संस्कृत, कीर्तिलता अवहट्ट, गोरक्ष विजय संस्कृत और मैथिली। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पदावली की भाषा अवहट्ट नहीं है बल्कि मैथिली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। और शेष सभी ग्रंथ, पुरुष परीक्षा उन्होंने संस्कृत में लिखा, कीर्तिलता उन्होंने अवहट्ट में लिखी, गोरक्ष विजय संस्कृत और मैथिली दोनों में लिखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। चंदवरदाई के विषय में कौन सा कथन असत्य है? शुक्ल जी ने चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, बिल्कुल सही है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात गोत्र के ब्राह्मण थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि विधाओं में पारंगत थे, यह कथन भी बिल्कुल सही है। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक तथ्यों को पूर्णतः सुरक्षित रखा है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी कथानक की आवश्यकता के अनुसार तोड़ा मरोड़ा गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने प्राचीनतम वीर गीत माना है पृथ्वीराज रासो, खोमान रासो, हम्मीर रासो या बीसलदेव रासो। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल ने प्राचीनतम, हिंदी का प्राचीनतम वीर गीत माना है बीसलदेव रासो को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब शुक्ल जी ने क्या लिखा है, देखिए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास भी मिलता है। यानी इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बीसलदेव रासो को पहला प्राचीनतम वीर गीत माना है शुक्ल जी ने। आगे चलें।
भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या रामस्वरूप चतुर्वेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये मत अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, बिल्कुल सही है। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य भरपूर मात्रा में मिलता है, उसमें उनका अभाव नहीं है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कूट क्या होना चाहिए? 1, 2 और 4 सही। आइए देखते हैं, 1, 2 और 4 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न, विद्यापति के विषय में असत्य कथन है। विद्यापति की कीर्तिलता कृति को भृंग भृंगी संवाद कहा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है, यह हमें पता लगाना है। विद्यापति की कीर्ति लता जो कृति है उसको भृंग भृंगी संवाद कहा गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चन सिंह उन्हें जातीय कवि कहते हैं, पंचदेवोपासक नहीं कहते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि माना है। यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ये भी उनको मिली हुई उपाधियां थी, इनको भी याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि विद्यापति से संबंधित नहीं है या विद्यापति को प्राप्त नहीं हुई थी। तो इस तरह से इन सब बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, यह मैं बता चुकी हूं। पंडित हरप्रसाद शाह पंचदेवोपासक उस कथन में है, तो पंचदेवोपासक मानते कौन है? विद्यापति को पंचदेवोपासक मानते हैं पंडित हरप्रसाद शास्त्री, आपको ज्ञात होना चाहिए। कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद किसने कहा है, यह आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। तो ये 2-3 बिंदु हैं जो कि विद्यापति के विषय में आपको ज्ञात होने चाहिए। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए पिछले सभी सत्रों की तरह बहुत अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और आपके शंकाओं का निवारण करने वाला सिद्ध होगा, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।